कार्नो इंजन की दक्षता है। तो कार्नो इंजन का एक पूरा साइकिल देखा था आपने। टोटल 4 प्रक्रम से बना हुआ था वो, 4 ऑपरेशन से, जिसमें 2 समतापी थे और 2 रुद्धोष्म थे, 2 आइसोथर्मल थे, 2 एडियाबैटिक थे। ठीक है जी। और जो सोर्स है वो टेम्परेचर T1 मेंटेन करने के लिए था, जो सिंक था वो टेम्परेचर T2 मेंटेन करने के लिए था। ठीक है। और कल आपने ये भी देखा था कि अलग अलग प्रक्रम में कार्य भी देख लिया था आपने। ठीक है, नीचे वाला एरिया क्लियर। अब हम एक चक्र में इंजन द्वारा कृत कार्य निकालेंगे। एक चक्र में इंजन द्वारा कृत कार्य। तो संपूर्ण प्रक्रम में पूरे चक्र के दौरान कार्यकारी पदार्थ स्रोत से Q1 ऊष्मा लेता है। कितनी ऊष्मा लेता है? Q1। ठीक है, Q1 ऊष्मा लेता है। Q1 ऊष्मा लेता है। ये ऊष्मा कब लेता है? जब आपकी वो प्रारंभिक स्थिति में था। हल्का सा समझाते हैं कि जब वो पीवी सूचकांक पर आपने यहां देखा था, प्रारंभिक अवस्था में था, तो आपने आयतन को बढ़ाना शुरू किया था। तो जब प्रसार हुआ था तो ऐसे करके आपने टेम्परेचर को मेंटेन रखा था। कितना? T1 मेंटेन रखा था ना टेम्परेचर को, यहां तक। तो T1 आपने, तो फिर जब T1 मेंटेन करने के लिए सोर्स से उसने क्या ली? हीट ली। तो उस हीट की मात्रा कितनी है? Q1। क्लियर हुई बात? फिर हटा दिया था, फिर इस स्थिति में आ गया था। ठीक है। और फिर सिंक के साथ लगा दिया था। तो फिर जो इधर की तरफ दबाया तो जो गर्मी आई वो किसने ले ली? सिंक ने ले ली। जो हीट आई वो किसने ले ली? सिंक ने। और फिर फाइनली यहां चला गया था। ठीक है, कल ये देखा हमने। तो जब Q1 तो इसने ली सोर्स से, और Q2 दे दी किसको? सिंक को। सिंक ने ठंडा रखा ना इसको। ठीक है। तो संपूर्ण प्रक्रम में पूरे चक्र के दौरान कार्यकारी पदार्थ स्रोत से Q1 ऊष्मा लेता है तथा सिंक को कितनी दे देता है? Q2। तो उसने एब्जॉर्ब कितनी की? Q1 ली, Q2 दी। तो अपने पास कितनी रख ली? Q1 माइनस Q2। क्लियर? अपने पास कितनी रख ली? Q1 माइनस Q2, जो बदल दी कार्य में। तो अतः पदार्थ द्वारा कुल अवशोषित ऊष्मा Q1 माइनस Q2। ठीक है। एक चक्र में कृत कार्य, एक चक्र में कृत कार्य। तो एक चक्र में कृत कार्य, तो मुझे ग्राफ ठीक से ही बनाना पड़ेगा, या आपको कल वाला अगर आपने बना रखा हो तो उसको देख लेंगे। समझिए? हाँ, मुझे कल वाला ही बनाना पड़ेगा। नो मैटर। तो कहीं बना लो हल्का फुल्का सा। ये हो गया। और यहाँ से आपने स्टार्ट किया और यहाँ आए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ लौटे, और फिर यहाँ से यहाँ चले गए। ठीक है जी। तो एक तो इसको ये डॉटेड लाइन के रूप में यहाँ मिलाओ, इसको डॉटेड लाइन के रूप में यहाँ मिलाओ, इसको मिलाओ और इसको मिलाओ। ठीक है। इनको नाम हम कल वाले हिसाब से ही देंगे। ठीक है। तो 1 मिनट रुक जाओ बस, बस 1 सेकंड। नाम जो देंगे कल के हिसाब से देंगे। हम्म, हम्म, हम्म। ये हो गया अपना ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये है यहाँ डी, ये ई, ये एफ, ये जी, ये एच। तो पहले प्रक्रम में आपने जब जब वो धकेलेगी, कौन बढ़ेगा? वी बढ़ेगा ना इस साइड, वी बढ़ेगा इस साइड, पी बढ़ेगा। तो वी बढ़ा, यानी पिस्टन को धकेला, तो गैस ने काम किया, और गैस ने काम किया इस लाइन के नीचे नीचे, मतलब ये जो खींचा हुआ है वक्र इसके नीचे नीचे। तो ए बी जी ई ए, गैस ने किया ये काम, पिस्टन को धकेला। अभी यहां भी आयतन ही बढ़ा इसमें। ठीक है। तो गैस ने ही किया,
पिस्टन को धकेला तो इसके नीचे का, तो बी सी एच जी बी, तो गैस ने ही किया तो प्लस में आएगा। अब आप इधर लाए, आपने आयतन को कम किया, पिस्टन को दबाया, यानी गैस पर हुआ, और गैस पर हुआ इस प्रक्रम में यहां से यहां तक समतापी में, तो यहां डी सी एच एफ, ये रहा सी एच एफ डी सी, ऐसे लिख दें हैं, गैस पर हुआ। और इस प्रक्रम में भी कार्य गैस पर ही हुआ, तो इसके नीचे वाला डी एफ ई ए, गैस पर, जहां गैस पर हुआ उसे किसका कर देंगे, माइनस का, और जो गैस द्वारा होता है उसे लेते हैं प्लस का। अब इसमें से कौन दो लोग लाने हैं, जो लाने हैं उन्हें तो अलग कलर से रंगूंगा मैं, और जो हटाने हैं उन्हें अलग कलर से रंगूंगा। तो जो प्लस में है उनको पहले अलग कलर से रंगो, इसी से रंग दो, तो इसी से नहीं, कुछ और कलर ले लेते हैं, येलो ले लो जिनको प्लस करना है। तो ए बी जी ई ए बी, ये वाला प्लस करना है, ये वाला क्या करना है, प्लस। क्लियर? और कौन सा प्लस करना है इसमें, बी सी एच जी बी, ये वाला भी प्लस कर दो, तो ये भी ऐड हो गया। ठीक है, अब हटाना क्या क्या है, जो हटाना है उसको वाइट कर दूंगा, सी एच एफ डी सी, सी एच एफ डी सी, ये हटाना है जी, आपको वाइट करना है, वो करना है वाइट, यानी ये हटाना है, ये हटाना है। और क्या हटाना है, डी एफ ई ए डी, ये हटाना है। तो बचा कितना, इतना ही तो बचा, ए बी सी डी चक्र वाला है, तो वो ये लिखा हुआ क्षेत्रफल ए बी सी डी। तो इस प्रकार एक चक्र में किया गया कुल कार्य कार्नो चक्र के क्षेत्रफल के बराबर होता कार्नो चक्र के क्षेत्रफल के बराबर। ठीक है, तो टोटल कार्य निकालो, वो कल हमने W1 W2 W3 W4 निकाले भी थे, तो आप इनकी वैल्यू ले आएंगे कल से। तो W1 W2 W3 और W4 ये दो नेगेटिव में आए, बाद वाले कल बाद वाले नेगेटिव में थे। क्लियर होगी बात? इसमें ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, केवल ये और ये बचेगा। तो कुल कार्य आया RT1 log VB अपॉन VA माइनस RT2 log E VC अपॉन VD। इक्वेशन नंबर 6 तैयार है। चूंकि बिंदु A व D एक ही रुद्धोष्म वक्र DA पर स्थित हों, तो पॉइजन के नियम से D और A, ये रुद्धोष्म था ना, ये वाला क्या था, रुद्धोष्म, ये दोनों समतापी थे और ये दोनों क्या थे, रुद्धोष्म। तो रुद्धोष्म के लिए पॉइजन्स लॉ लग जाता है। कौन सा लॉ, पॉइजन्स लॉ से। तो याद रखें, यहां टेम्परेचर T1, यहां टेम्परेचर T2, तो यहां T1 की तरफ जा रहे हो ना, आप T1 की तरफ जा रहे हो, तो T1 क्योंकि ऊपर यहाँ VA है, तो VA के साथ जो टेम्परेचर लगेगा वो T1 लगेगा, और VD के साथ कौन सा टेम्परेचर लगेगा, T2। हाँ, तो T1 VA टू दी पावर गामा 1 इज इक्वल टू T2 VD टू दी पावर गामा 1, क्योंकि पॉइजन्स लॉ आपने पढ़ रखा है, TV टू दी पावर गामा 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। क्लियर है? ठीक है, यहां से एक काम करो, T वालों को एक तरफ भेज दो और V वालों को एक तरफ भेज दो, तो T2 अपॉन T1 हो जाएगा V अपॉन VD टू दी पावर गामा 1। इक्वेशन 7 आ गई। ठीक है, इसी प्रकार बिंदु B व C एक ही रुद्धोष्म वक्र BC पर स्थित है सिमिलरली। ठीक है, तो T1, क्योंकि जो VB है वो तो T1 वाले वक्र पर है, और जो VC है वो T2 वाले वक्र पर है, तो वहां से आ जाएगा T1 VB टू दी पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 VC टू दी पावर गामा माइनस 1। यहां से भी आप T2 अपॉन T1 निकाल लेंगे।
दोनों T2 अपॉन T1 की वैल्यू एक साथ उठाकर रखो। अगर पावर बराबर है तो बेस को भी क्या होना पड़ेगा, बराबर होना पड़ेगा। आगे बात समझ में? तो VA अपॉन VD बराबर आ जाएगा VB अपॉन VC के। ये रेशियो मेंटेन रहेगा। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। VA को इधर ले जाओ, VC को ऊपर ले जाओ, भाई इनको इंटरचेंज कर दो। तो VB अपॉन VA इज इक्वल टू VC अपॉन VD। तो पीछे जहां VC अपॉन VD आ रहा है उसकी जगह VB अपॉन VA रख लेंगे। यहां जो ये VC अपॉन VD आ रहा है ना, इसकी जगह VB अपॉन VA रख दिया। और अब ये लॉग वाली टर्म कॉमन हो जाएगी, तो कुल कार्य ये आ रहा है इक्वेशन नंबर 9 में। कोई दिक्कत तो नहीं? चलते हैं आगे। लेकिन चक्र में पदार्थ द्वारा अवशोषित ऊष्मा की मात्रा Q1 माइनस Q2 तथा पदार्थ की प्रारंभिक व अंतिम अवस्था समान है। वहीं पहुंच गया था ना चक्र में घूमकर। तो आंतरिक ऊर्जा अवस्था फलन है। तो इस केस में आंतरिक ऊर्जा में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। इस केस में, इस पूरे चक्र में आंतरिक ऊर्जा में जो टोटल परिवर्तन है वो क्या रहा, 0, क्योंकि उसी अवस्था में पहुंच गए हम। और जो आंतरिक ऊर्जा है वो पाथ फलन नहीं होती, पथ फलन नहीं होती, क्या होती है, अवस्था फलन। उसी अवस्था में पहुंच गए। ठीक है, तो आंतरिक ऊर्जा में टोटल चेंज क्या हो जाएगा, जब अवस्था ही चेंज नहीं हुई तो आंतरिक ऊर्जा भी चेंज नहीं होगी। तो आंतरिक ऊर्जा में चेंज हो जाएगा 0। अतः ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से, ठीक है, तो जो अवशोषित ऊष्मा है उसकी मात्रा किए गए कार्य के बराबर होगी। तो इसलिए W बराबर आ जाएगा R, ये पीछे से आया Q1 माइनस Q2, पीछे निकाला है ने। W इज इक्वल टू RT1 माइनस T2 लॉग E VB अपॉन VA, पीछे से लिख सकते हैं। W तो है ही पीछे। ऊष्मा इंजन की दक्षता के सूत्र से, दक्षता का सूत्र है E इज इक्वल टू कार्य में परिवर्तित ऊष्मा अपॉन स्रोत से प्राप्त ऊष्मा। तो कार्य में बदली गई Q1 माइनस Q2। वैसे इसका फॉर्मूला डायरेक्ट भी जानते हो, E इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, वही है। ठीक है, तो एलसीएम ले लो, तो Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। तो Q1 माइनस Q2 ये ऊपर निकल रहा है ना W के बराबर, ये रहा ना Q1 माइनस Q2। इसकी वैल्यू रखो और नीचे से इसकी रख दो, तो R से तो R हट जाएगा। ठीक है, और ये लॉग से लॉग हट जाएगा और बचेगा T1, R से R भी हटाओ, T1 माइनस T2 अपॉन T1। अगले पेज पर आ जाएं, तो E बराबर आ जाएगा 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 और R कैंसिल हो गया तो 1 माइनस T2 अपॉन T1 बचा। तो यही कार्नो इंजन की दक्षता है, जो ये दर्शाता है कि इंजन की दक्षता स्रोत व सिंक के ताप क्रमश T1 व T2 पर निर्भर करती है। कौन से वाले इंजन की, कार्नो इंजन की, क्योंकि T1 टेम्परेचर था सोर्स का, स्रोत का, और T2 किसका था, सिंक का। तथा T1 व T2 के बीच अधिक अंतर होने पर दक्षता अधिक हो जाएगी। अधिक इसलिए हो जाएगी क्योंकि ये छोटा हो जाएगा। बड़े को जब छोटे को बड़े से भाग देते हैं ना, और छोटा आता है। जब छोटे को बड़े से भाग देते हैं तो और छोटा आता है, तो ये और छोटा हो जाएगा, यानी 1 के करीब चली जाएगी। तो जब ज्यादा अंतर हो तो दक्षता क्या होगी, ज्यादा होगी। इंजन की दक्षता 100% होगी अगर T2 का मान क्या हो जाए, 0। T2 का मान क्या हो जाए, 0, यानी सिंक का टेम्परेचर कितना हो जाए, 0, जो कि इम्पॉसिबल है। क्योंकि हम सिंक को ताप 0 डिग्री सेल्सियस प्राप्त नहीं कर सकते। हम सिंक का टेम्परेचर कितना नहीं रख सकते, 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसलिए 100% दक्षता वाला इंजन संभव नहीं है। अतः दक्षता के व्यंजक को रुद्धोष्म प्रसार अनुपात रो के पदों में भी व्यक्त कर सकते हैं। चलो जी देखते हैं रुद्धोष्म प्रसार अनुपात के पदों में। अभी पता चल जाएगा आपका रो क्या है। आपने पीछे ये प्रूफ किया था कि VC अपॉन VB बराबर आ रहा है VD अपॉन VA के, पीछे प्रूफ करके आए हो आप, हैं?
इन अनुपातों में रुद्धोष्म प्रसार अनुपात रो है, अतः रुद्धोष्म प्रसार अनुपात किसके बराबर होगा? जरा यहीं से मिल जाएगा आपको फॉर्मूला कि VB अपॉन VC इज इक्वल टू VA अपॉन VD, मतलब रो बराबर रहेगा VD अपॉन VA इज इक्वल टू VC अपॉन VB के। ये रुद्धोष्म प्रसार अनुपात है, ये उस वक्र से आएगा जिस पर रुद्धोष्म प्रसार हुआ है। तो जरा बताना, इन दोनों पर हुआ था रुद्धोष्म, यहां A था, यहां VB था, यहां VC था और यहां VD था। तो ये तो VB VC ये रहे ना, और VD और VA ये रहे, उनके लिए ही आया केवल। तो यहां देखो कि VB अपॉन VC इज इक्वल टू VA अपॉन VD इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। क्लियर? तो आगे इसकी पावर पीछे, यहां देखो, और यहां से भी पॉइजन वाला कहां गया, ये रहा, ये VA अपॉन VD है, ये 1 अपॉन रो के बराबर है, समझ गए? तो इसकी वैल्यू 1 अपॉन रो रख दो अगले पृष्ठ पर, ये रखी हुई। तो T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू 1 अपॉन रो टू द पावर गामा माइनस 1। तो जहां T2 अपॉन T1 यूज हो रहा था ना, वहां आप यूज कर लेंगे 1 अपॉन रो टू द पावर गामा माइनस 1। क्लियर हुई बात? और रो को नीचे बताया गया कि रो है क्या, ऊपर भी बता दिया हमने, और गामा क्या है? CP अपॉन CV का अनुपात। बात खत्म हुई? हाँ जी, वर्क डन बाय द इंजन पर साइकिल। ये कह रहे हैं ड्यूरिंग द होल साइकिल, पूरे चक्कर के दौरान सोर्स से कितनी हीट ली Q1, और सिंक को कितनी दे दी Q2, वो कल पता है। तो कार्य में कितनी बदली? Q1 माइनस Q2। ठीक है, तो एट द सेम इंस्टेंट द नेट वर्क डन इन वन साइकिल, तो जो गैस पर कार्य किए गए वो लिख देंगे उस कर्व से, वहां से पीवी ग्राफ से, वो तो प्लस में आएंगे, और जो गैस पर किए गए वो माइनस में आएंगे। ये काम मैं बता चुका हूं किसके बराबर आएगा? एरिया ABCD के। तो जो किया गया कार्य है वो कार्नो साइकिल के एरिया के बराबर आएगा, यानी कि therefore the work done in one cycle is represented on a PV diagram by the area of the cycle. The net work done by the engine per cycle may be represented as, एक साइकिल में किया गया नेट कार्य, चारों कार्यों को क्या कर दो? ऐड कर दो। जो गैस द्वारा किए गए थे वो प्लस में लिखे जा रहे हैं, और जो गैस पर किए जा रहे हैं वो माइनस में। माइनस ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और ये हो गया W इज इक्वल टू RT1 log E VB अपॉन VA माइनस RT2 log VC अपॉन इक्वेशन 6 हाजिर है। Now since point A and D lies on the same adiabatic DA, ये A, ये B, ये C और ये D, ये वाला आपका आइसोथर्मल है, समतापी, और ये दो रुद्धोष्म थे। ठीक है, याद है ना? तो ये कह रहे हैं कि A और D एक ही रुद्धोष्म एडियाबैटिक वाले पर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ VA है और यहाँ कितना है? VD। तो यहाँ टेम्परेचर इसमें कितना रहा? T1, और यहाँ कितना मेंटेन रहा? T2। तो VA के साथ तो T1 आएगा और VD के साथ T2 आएगा, और पाइजन्स लॉ लगा दो। T2 अपॉन T1 की वैल्यू आराम से निकाली जा सकती है। अब सिमिलरली द पॉइंट B एंड C, तो ये रहा जी VB और ये रहा VC, ये बैठे हुए इस वाले पर। तो VC के साथ तो T2 आएगा और VB के साथ T1, तो यहां से भी निकाल सकते हैं T2 अपॉन T1। दोनों T2 अपॉन T1 की वैल्यूज को बराबर रखेंगे। अगर पावर सेम है तो बेस को भी क्या होना पड़ेगा? सेम होना पड़ेगा, यानी VB अपॉन VA बराबर हो जाएगा VC अपॉन VD के। पीछे फॉर्मूले में जहां VC अपॉन VD आ रहा है उसकी जगह इसे रख दो। तो अब झंझट खत्म, अब ये लॉग कॉमन हो जाएगा और आएगा कार्य W इज इक्वल टू RT1 माइनस T2 लॉग E बेस VB अपॉन VE के। क्वेश्चन नंबर 9 हाजिर है। अब
but the net amount of heat absorbed by the substance in the cycle is Q1 minus Q2. भाई Q1 ली, Q2 सिंक को दे दी, तो यूज कितनी कर ली? Q1 माइनस Q2, और ये किए गए कार्य के बराबर होगी, क्योंकि आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन कितना रहा इंटरनल एनर्जी में चेंज? जीरो। जीरो क्यों रहा? इसमें यही बात लिखी हुई है, इंटरनल एनर्जी आपका पॉइंट फंक्शन होता है, अवस्था फलन होता है, जहां से चला था घूमकर वहीं पहुंच गया। तो जब अवस्था में परिवर्तन नहीं हुआ तो इंटरनल एनर्जी में भी परिवर्तन नहीं नहीं होगा। जब इंटरनल एनर्जी में परिवर्तन नहीं होगा तो ये जो हीट एब्जॉर्ब्ड हुई है ये सारी की सारी कार्य में यूज कर ली गई होगी, तो ली गई ऊष्मा किए गए कार्य के बराबर होगी। हाँ जी, कार्य ये रहा ऊपर से, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, अब आपको निकालनी है एफिशिएंसी, दक्षता। दक्षता का फॉर्मूला जानते हो कि यूज की गई हीट और दी गई हीट। तो ऊपर ये W Q1 माइनस Q2 W के बराबर था, W की वैल्यू ये रही, और Q1 आपने निकाला था स्टार्टिंग में जो सबसे पहले वाला था W1, शुरू में नहीं निकाला था? हाँ, शुरू में मीन्स कल जो पहला वाला किया था, टोटल कल 4 करे थे, उनमें जो पहला वाला था वहां W1 निकाला था, वो W1 Q1 के ही बराबर था, तो उसी की वैल्यू ले आए। ये इससे हो गया कैंसिल, और R से R यहां पहुंच गए, तो भाग दे दो अलग अलग, तो E इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। तो निर्भर करती है सोर्स और सिंक के टेम्परेचर पर कि this is the efficiency of Carnot heat engine, and it shows that the efficiency E of engine depends upon temperature of the source T1 and temperature of sink T2, and expression shows that greater the difference between T1 and T2 the greater the efficiency। तो T2 कम है, जब छोटे को बड़े से भाग दिया जाए तो और छोटा हो जाता है, तो जितना अंतर ज्यादा होगा उतना एफिशिएंसी क्या होगी? अच्छी होगी। अगर T2 0 हो जाए तो एफिशिएंसी 1 हो जाएगी, यानी 100%, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि सिंक का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस करना पॉसिबल नहीं है। पीछे अभी एक संबंध बनाया, जब कहा था कि पावर सेम है तो बेस भी सेम होंगे, बनाया था ना, तो VC अपॉन VB बराबर VD अपॉन VA के। तो ये जो होता है ना, ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन रेशियो रो होता है, तो ये बराबर होता है VB अपॉन VC बराबर VA अपॉन VD इज इक्वल टू 1 अपॉन रो के, क्योंकि ये उसी वाले कर्व पर आए थे जो एडियाबैटिक के लिए था, रुद्धोष्म वाले के लिए। ठीक है जी, तो पीछे जहां आप T2 अपॉन T1 की वैल्यू निकाल कर लाए थे, जहां आप T2 अपॉन T1 की वैल्यू निकाल कर लाए थे, ये वाली, इसकी जगह 1 अपॉन रो रख दो। ठीक है, इसकी जगह 1 अपॉन रो रख दिया, रख दिया जी, रख दिया। ठीक है, और फॉर्मूले में जहां T2 अपॉन T1 आ रहा है उसकी जगह इससे रख दो। तो ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला है एडियाबैटिक एक्सपेंशन रेशियो के टर्म्स में, जहां गामा आप जानते हो Cp अपॉन Cv का रेशियो होता है। Cp स्पेसिफिक हीट होती है कांस्टेंट प्रेशर पर, और Cv विशिष्ट ऊष्मा होती है कांस्टेंट वॉल्यूम पर। सब समझ में आ गया? ठीक है, काम करेंगे, पूरा काम मैथ का भी करेंगे। ठीक है, कुछ नहीं छोड़ेंगे।